हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स चैनल में और पेश करते हैं आज की हमारी एक बिल्कुल नई सीरीज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। सर क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड में पहला पार्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो आज हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुरू करने वाले। अभी तक हमारी 3 यूनिट्स मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले मनी एंड बैंकिंग किया, फिर नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ा और लास्ट हम लोगों ने जो यूनिट कंप्लीट करी वो है गवर्नमेंट बजट। अगर आप में से किसी ने वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहां देख सकते हैं। देखिए, ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सीबीएसई बोर्ड में 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। अब बात करें सर अदर बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो जो दूसरी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप राजस्थान बोर्ड से हैं, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड से हैं, चाहे गुजरात बोर्ड से हैं, आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी हमारी वीडियोस आ चुकी है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां देख सकते हैं। और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 11th में बाकी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के जरूर होगी। तो जो भी स्टूडेंट्स दूसरे बोर्ड के हैं उनके लिए इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो भी वीडियोस है मैं सभी यहीं कवर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग हमारी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर। जी हाँ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब सर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15th of August 1947, ये आप सभी लोगों को पता है। 15 अगस्त 1947 के दिन इंडिया आजाद हुआ था, भारत आजाद हुआ था अंग्रेजों के गुलामी से। भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त के दिन। अब 15 अगस्त 1947 15th August 1947 से पहले वाली जो रात थी, इंडिपेंडेंस के पहले वाली जो इवनिंग थी, उस इवनिंग के दिन हमारी इंडियन इकोनॉमी की हालत क्या थी, क्या हमारी इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स थे, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, ये सब चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यकीन मानिए ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप थोड़ा सा कहानी के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का चैप्टर जब शुरू करते हैं तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि सर कॉलोनियल रूल है, उसका मतलब क्या होता है। कॉलोनियल रूल किसको कहते हैं? सर कॉलोनियल रूल मतलब दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर एक कंट्री तो होती रूलर और एक कंट्री होती कॉलोनी। सुनना ध्यान से, दो कंट्रीज के बीच में एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक कंट्री तो रूलर होगी मतलब शासन करेगी और एक कंट्री कॉलोनी कहलाएगी मतलब गुलाम होगी। इंडिया भी अंग्रेजों की गुलामी करता रहा था 190 ईयर्स तक। 190 साल तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे शासन किया था, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया था 190 ईयर्स तक। तो कॉलोनियल रूल इंडिया में था जहां पर ब्रिटिशर्स रूलर थे और इंडिया एक कॉलोनी था, मतलब ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे और इंडियंस जो थे, या इंडिया की बात करें तो इंडिया गुलाम था उनका। तो देखिए कॉलोनियल रूल में क्या बोला है, इट इज अ सिस्टम बिटवीन टू कंट्रीज इन विच वन कंट्री इज अ रूलर एंड अनदर कंट्री इज अ कॉलोनी। जहां पर एक कंट्री रूल करेगी साहब, एक कंट्री रूल करेगी, एक कंट्री शासन करेगी और दूसरी कंट्री कॉलोनी कहलाएगी। कॉलोनी कहलाने का मतलब है कि सर दूसरी कंट्री गुलामी करेगी रूलर की। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे, ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया में रूल किया उस टाइम पे ब्रिटिशर्स तो थे सर, यू कहेंगे ब्रिटेन जो था, द ग्रेट ब्रिटेन, वो तो था रूलर और इंडिया क्या था, एक कॉलोनी कहलाता था। देखिए क्या बोला है, रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनी। और जो कंट्री रूल करती है वही कंट्री कॉलोनी कंट्री की पॉलिसीज को डिटरमाइन करती है। मतलब जो कंट्री रूल करेगी ना वही कंट्री सामने वाली कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो फ्रेम करेगी। वहां पर क्या प्रोडक्शन कैसे होगा, कंजम्पशन कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, एक्सपेंडिचर कैसे होगा, किस किस चीज का एक्सपोर्ट होगा, किस चीज का इंपोर्ट होगा, किस चीज पे टैक्सेशन लगेगा, कौन सी चीज टैक्स फ्री रहेगी, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती है ये कौन डिटरमाइन करता है, रूलर डिटरमाइन करता है। किसके लिए, कॉलोनी के लिए। देखिए क्या बोला है, रूलिंग कंट्री डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनी। कॉलोनियल रूल मतलब जो शासन करती है एक कंट्री दूसरी कंट्री पे। तो ये जो सिस्टम है दो कंट्रीज के बीच में कि एक रूलर होगी और एक कॉलोनी होगी, ये चीज कहलाती है कॉलोनियल रूल। आगे बोला है कि सर इंडिया सफर्ड कॉलोनियल रूल फॉर अराउंड 190 इयर्स 1757 टू 1947। आप एक इंडियन सिटीजन है सर, आप लोगों को हिस्ट्री पता होनी चाहिए। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, कितने सालों तक रूल किया, कितने सालों तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, 190 इयर्स, अप्रोक्सीमेट 190 इयर्स। अब ये जो 190 इयर्स तक रूल किया, अब ये जो रूल किया वो कब से कब तक था,
1757 से 1947, 1757 से 1947। अगर आपको ये 1757 याद नहीं रहे, 190 याद रखिए और 1947 याद रखिए। 1947 में से माइनस कर लेना, 190 1757 ही आएगा। 1757 से लेकर 1947 तक ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल किया। 1757 में एक युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी बोलते हैं उसको, प्लासी का युद्ध। बैटल ऑफ प्लासी की वजह से ही ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर पाए। बैटल ऑफ प्लासी आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ आपके लिए जानना जरूरी है कि 1757 के अंदर एक युद्ध हुआ था, प्लासी युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर पाए। तो पहली चीज तो हम लोगों ने क्या देखी, रूल, कॉलोनियल रूल मतलब क्या होता है। फिर एक कंट्री दूसरी कंट्री के पॉलिसीज डिटरमाइन करती है, रूलिंग कंट्री कॉलोनी की इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन करेगी, और इंडिया में 190 साल तक ब्रिटिशर्स ने राज किया, 1757 से 1947। अब अगली चीज बोली कि ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया एंड एक्सप्लॉइटेड इट एंड फॉर्म्ड द इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को एक्सप्लॉइट किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को बर्बाद करके रख दिया था, और ब्रिटिशर्स ने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई इंडिया के लिए। देखिए ब्रिटिशर्स, सबसे पहली चीज और सबसे अहम चीज आपके लिए जानना जरूरी जो है बता देता हूं। ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने के, मतलब यूं कहूं कि रूल करने के इरादे से इंडिया में नहीं आए थे। 1757 से पहले ब्रिटिशर्स थे इंडिया में, पर ब्रिटिशर्स उस टाइम इंडिया में रूल नहीं करते थे। ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में आए थे ट्रेडिंग करने के हिसाब से, बिजनेस करने के हिसाब से इंडिया में आए थे। अब ब्रिटिशर्स बिजनेस करने के हिसाब से इंडिया में आए थे। उसके बाद 1757 में जब ब्रिटिशर्स, यूं कहें कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जो प्लासी युद्ध हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स को ऐसी पावर मिली कि वो इंडिया पर रूल कर पाए। तो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने के मकसद से एंटर नहीं हुए थे सर। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए थे तो उनका मेन मकसद तो ये था कि ट्रेडिंग करनी थी। फिर बैटल ऑफ प्लासी से उनको ये कहें कि पावर मिली कि वो इंडिया पर रूल कर पाए, और उन्होंने रूल किया 190 साल तक, देश को बर्बाद करके रख दिया इंडिया को। आप जो ये देश की तस्वीर देख रहे हैं, आज जो इंडिया की तस्वीर देख रहे हैं कि आपके पास इतने सारे राइट्स है, आप फ्री है सर, जो करना चाहे कर सकते हैं, ये सारे राइट्स अभी आपके पास है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके बाद ये सभी राइट्स आए थे। इसके पहले ब्रिटिशर्स अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज चलाते थे सर, ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ब्रिटिशर्स के हिसाब से सब काम होता था। आई बात समझ में आया कॉलोनियल रूल किसको कहते हैं, और ब्रिटिशर्स ने 190 साल तक राज किया, ये ध्यान रखना जरूरी है। आई बात समझ में। आगे देखते हैं कि सर इंडिया की तस्वीर क्या थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद इंडिया की क्या हालत हो गई, देखते हैं आगे। देखिए अब हम बात करेंगे कि सर इंडियन इकोनॉमी बिफोर कॉलोनियल रूल कैसी थी, मतलब अंग्रेजों के आने से पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी, और अंग्रेजों के जाने के बाद, मतलब ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी कैसी थी। देखिए बिफोर कॉलोनियल रूल अगर हम बात करें, अंग्रेज जब भारत में नहीं आए थे 1757 से पहले, जब उन्होंने रूल नहीं किया था, उससे पहले इकोनॉमी कैसी थी। सबसे पहली चीज बोली कि एग्रीकल्चर वाज मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट। अंग्रेजों के शासन से पहले इंडियंस के पास में एग्रीकल्चर एक ऐसा सोर्स था जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था और मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट था। खेतीबाड़ी या यूं कहें एग्रीकल्चर एक मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था और एम्प्लॉयमेंट था। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। उस टाइम पे सर इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, इतने सारे टर्शियरी सेक्टर नहीं था हमारा, बैंकिंग नहीं था, इंश्योरेंस नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था। तो वहां पर उस टाइम पे जो पॉपुलेशन थी वो मेजरली डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे, और एक एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर था जो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, जिंदगी जीने का जरिया था सर एग्रीकल्चर, खेतीबाड़ी। और एम्प्लॉयमेंट सर, काम करने का भी एक ही तरीका था, काम भी क्या करते थे, खेतीबाड़ी। तो जिंदगी जीने का जरिया था क्या सर, एग्रीकल्चर। आई बात समझ में। नेक्स्ट, 85% ऑफ पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन डिपेंडेंट थी एग्रीकल्चर पे। मतलब सर केवल कुछ ही परसेंट लोग दूसरा काम करते थे, 15% लोग ही दूसरा कुछ काम करते थे, बाकी 85% पॉपुलेशन किस पे डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर पे। देखिए इतना बड़ा देश था, इतनी पॉपुलेशन थी, उसमें 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। तो एग्रीकल्चर सर सिंपल सी चीज है, जिंदगी जीने का जरिया था सर उस टाइम पे लोगों के लिए।
एग्रीकल्चर सर बेस था, लोगों के लिए जिंदगी जीने का एक जरिया था, एक मीडियम था। तो बात क्या आ रही है, नेक्स्ट चीज बोला है कि सर वहां पर उस टाइम पे लोग जो भी खेती बाड़ी करते थे, जो भी अनाज उगाते थे, वो उगाते थे सर खुद के खाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, और विलेज आर्टिसंस के लिए। विलेज आर्टिसंस मतलब बाकी जो बचे हुए 15% लोग हैं, हो सकता है उसमें से सर कोई कपड़े बनाता हो सकता है उसमें से सर कोई बर्तन वगैरह बनाता हो सकता है उसमें से कोई लकड़ी का कुछ सामान बनाता हो। तो 85% जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, उसमें से जो बची हुई पॉपुलेशन 85% पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर में काम कर रही थी, वो जो इतना भी प्रोडक्शन करती थी क्रॉप्स का, तो वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता था पहला तो खुद के खाने के लिए, और सेकंड जितने भी विलेज आर्टिसंस हैं, जो विलेज आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग थे, चाहे वो कपड़े बनाए, चाहे लकड़ी का काम करें, चाहे बर्तन बनाए, कुछ भी बनाए, जो भी अनाज उगाते थे या तो खुद के लिए उगाते थे या फिर उन विलेज आर्टिसंस के लिए उगाया जाता था। ठीक है, देखिए क्या बोला है, क्रॉप्स वर ग्रोन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर विलेज आर्टिसंस। एग्रीकल्चर मेन सोर्स था लाइवलीहुड एम्प्लॉयमेंट का, 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी। और थर्ड चीज बोली है, उस टाइम जितना भी अनाज उगता था, वो मेन उगता था, प्राइमरी मोटिव था अनाज उगाने का सर खुद के खाने के लिए और विलेज आर्टिसंस के लिए। नेक्स्ट बोला है, हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी सर, इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड में द फेमस थी सर। हमारी जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो वर्ल्ड फेमस थी सर। आप लोगों को पता हो तो सर, बिफोर ब्रिटिशर्स सर, जब राजाओं महाराजाओं का रूल हुआ करता था, तो राजाओं और महाराजाओं की जो ड्रेसेस होती थी, उनसे बाहर के कंट्री के लोग इतना आकर्षित होते थे कि वो लोग भी अपने वहां के रूलर्स के लिए क्या करना चाहते थे, ऐसे कपड़े बनवाना चाहते थे। हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट था इतना बेमिसाल था, इतना शानदार था कि बाहर से लोग आते थे सर हैंडीक्राफ्ट देखने के लिए। हमारे इंडिया के हैंडीक्राफ्ट जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते थे। हमारे इंडिया का हैंडीक्राफ्ट वर्ल्ड फेमस था सर, इतना शानदार हैंडीक्राफ्ट था, पूरे वर्ल्ड में कहीं हैंडीक्राफ्ट नहीं होता था इतना अच्छा। हमारे हैंडीक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बाहर एक्सपोर्ट किए जाते थे। तो बोला क्या है, इंडिया वाज फेमस फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। इंडिया फेमस था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। नेक्स्ट, इंडिया एंजॉयड एक्सटेंसिव ट्रेड, और इंडिया को एक काफी अच्छा यूं कहें कि मार्केट मिला था सर उस टाइम पे। विद इन दी नेशन अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर ही काफी सारा ट्रेड हुआ करता था, और बाहर की कंट्रीज में सर कुछ कंट्रीज थी एशिया और यूरोप की, उनके साथ में भी हमारा काफी अच्छा खासा ट्रेड होता था। क्योंकि सर हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, हमारी जो नक्काशी, कारीगरी, हमारा जो डिजाइनिंग थी हमारे यहाँ के लोगों की, वो बेमिसाल थी सर, एक तरफा डिजाइन थी। तो हमारे यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था वो एक्सपोर्ट होता था सर सब बाहर। बहुत सारी जो कंट्रीज थी वो हमारे हैंडीक्राफ्ट की डिमांड करती थी। देखिए क्या हो रहा है, इंडिया एंजॉयड एक्सटेंसिव ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया वॉज इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। इंडिया उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था, सेल्फ रिलायंट था, हमें किसी और की जरूरत नहीं थी, और हमारी इकोनॉमी प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, एक समृद्ध इकोनॉमी थी। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं थी, हम अपने आप में खुश थे सर उस टाइम पे। अंग्रेजों के आने से पहले हमारी 85% जनता एग्रीकल्चर पे काम करती थी, वो जिंदगी जीने का जरिया था सर उनका। उसके अलावा सर हम जो भी उगाते थे खुद के लिए उगाते थे, और हमारे जो विलेज आर्टिसंस है उनके लिए उगाते थे। नेक्स्ट चीज हम लोगों ने बात करी कि सर हमारा जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेमस था सर। बाहर के देशों से डिमांड आती थी हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की, हम लोग एक्सपोर्ट करते थे हैंडीक्राफ्ट को, हम इंडिया एंजॉय करता था एक्सटेंसिव ट्रेड। और उसके बाद में हम लोग बोलते हैं कि सर इंडिया जो था उस टाइम पे इंडिपेंडेंट था, इंडिया सेल्फ रिलायंट था, और इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, समृद्ध इकोनॉमी थी सर। कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से खुशहाल जीवन जी रहे थे। अब जब ब्रिटिशर्स इंडिया में एंटर हुए, शासन करने लगे, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करने लगे, और जब छोड़ के गए ब्रिटिशर्स इंडिया को, जिस तरह से उसने तहस नहस किया, क्या हालत बना के रखी इंडिया की, देखते हैं सर। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट इकोनॉमी एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। स्टैग्नेंट इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी होती है जहां पर ग्रोथ या तो रुक गई हो या बहुत मिनिमम ग्रोथ हो रही हो, ग्रोथ नहीं होती हो जिस इकोनॉमी में, या अगर ग्रोथ हो भी तो बहुत मिनिमम ग्रोथ हो, वो इकोनॉमी कहलाती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। और बैकवर्ड इकोनॉमी थी सर, पिछड़ी हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी। वर्ल्ड के अंदर हमारी जो इकोनॉमी थी वो बैकवर्ड इकोनॉमी मानी जाती थी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेंट हो चुकी थी। क्यों हुई, कैसे हुई, क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने, हम आगे देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक ब्रिटिशर्स के आने से पहले 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, और जब ब्रिटिशर्स गए
72% पॉपुलेशन रह गई सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट। मतलब ब्रिटिशर्स के आने से पहले 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर को अपना सोर्स मानती थी लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के लिए। बट जब ब्रिटिशर्स छोड़ के गए उस टाइम तक 72% पॉपुलेशन ही ऐसी थी जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो। 13% पॉपुलेशन, 13% लोगों की बात नहीं हो रही है, 13% पॉपुलेशन की बात हो रही है। 13% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर छोड़ चुका था सर। नेक्स्ट, क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, सब बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफी लो थी। प्रोडक्शन मतलब टोटल जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको प्रोडक्शन कहते हैं, और प्रोडक्टिविटी मतलब सर प्रोडक्शन पर हेक्टेयर ऑफ लैंड। एक हेक्टेयर पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कहलाता है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन तो मतलब हो गया कि जितना भी सामान आउटपुट बना है उसका टोटल कर लो वो प्रोडक्शन होता है, और प्रोडक्टिविटी मतलब एक हेक्टेयर पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, एक हेक्टेयर ऑफ लैंड पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो कहलाती है प्रोडक्टिविटी। तो जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़ के गए उस टाइम पे हमारा प्रोडक्शन तो बहुत कम हो गया था, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी थी, जमीन की कैपेसिटी गुड्स को प्रोड्यूस करने की, सॉरी क्रॉप्स वगैरह को प्रोड्यूस करने की, वो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी थी। आई बात समझ में? प्रोडक्शन भी कम हो गया, प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। नेक्स्ट, बल्क ऑफ पॉपुलेशन वाज बिलो पॉवर्टी लाइन। उस टाइम सर गरीबी इतनी ज्यादा थी कि हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन थी। बीपीएल पॉपुलेशन जिनको बोलते हैं कि सर हमारी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी थी जो बिलो पॉवर्टी लाइन आती थी। नेक्स्ट, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की सर हमारे यहां बहुत कमी थी। कैपिटल गुड्स किसको कहते हैं? जिन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रखी है उन लोगों को ये आइडिया होगा कि कैपिटल गुड्स मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड्स मतलब फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, या सिंपली यूं कहूं कि मशीन्स। सर हमारे यहां मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज नहीं थी सर, मशीन बनाने वाली इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। इसी वजह से हम लोगों को मशीनें बाहर से मंगवानी पड़ती थी सर। हमें अगर कुछ भी प्रोडक्शन इंडिया में करना है तो उसके लिए मशीन चाहिए। अब मशीन हमारे यहाँ बनती नहीं है, इसलिए हम लोगों को मशीन कहां से मंगवानी पड़ती थी? बाहर से। अब मशीन्स बाहर से मंगवानी पड़ेगी तो हमारी सर हैवी डिपेंडेंस हो गई किस पे? इंपोर्ट्स पे। देखिए अगला पॉइंट क्या बोला है, हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मशीन्स। और क्या क्या मंगवाते सर बाहर से, किसके लिए डिपेंडेंट थे? मेडिसिन। सर बहुत सारी दवाइयां हमारी बाहर से आती थी, बहुत सारी जो मेडिसिन है वो सर बाहर से हम इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट, केरोसिन। केरोसिन के लिए भी हम लोग बाहर की जो कंट्रीज है उन पे डिपेंडेंट थे, बाहर से हमारे कम केरोसिन इंपोर्ट करते थे। उसके अलावा केरोसिन के अलावा अगर हम बात करें तो बाइसिकल्स, साइकिल बनाने वाली जो युगाई की इंडस्ट्रीज है वो इंडिया में बहुत कम थी, या ना के बराबर इंडस्ट्रीज थी। तो हम साइकिल्स भी कहां से मंगवाते थे? बाहर से इंपोर्ट करते थे। उसके अलावा साइकिल्स के अलावा आता है सर सिलाई मशीन, स्विंग मशीन। जो सिलाई मशीन होती थी वो भी इंडिया में नहीं बनती थी सर, तो सिलाई मशीन भी हम लोगों को कहां से मंगवानी पड़ती थी? बाहर से। अगर ध्यान से देखा जाए तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए तो इंडियन इकोनॉमी की हालत तहस नहस करके रख दी थी। पहली बात तो इंडिया में ग्रोथ रेट तो बिल्कुल नहीं थी, स्टैग्नेंट बना दी इकोनॉमी को। इंडिया इकोनॉमी एक पिछड़ी हुई इकोनॉमी बन गई थी, बैकवर्ड इकोनॉमी। उसके अलावा 85% की जगह अब सिर्फ 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, और एग्रीकल्चर की हालत ऐसी थी कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही बहुत लो थे। प्रोडक्शन भी कम था और प्रोडक्टिविटी भी क्या थी? बहुत लो थी। हमारी बल्क ऑफ पॉपुलेशन बीपीएल थी सर, बिलो पॉवर्टी लाइन थी। हमारी जो बल्क ऑफ पॉपुलेशन है गरीबी रेखा से नीचे थी सर, गरीबी बहुत ज्यादा थी इंडिया में। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो सर हमारे यहाँ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज नहीं थी सर, इंडस्ट्रीज ही नहीं थी मशीन बनाने वाली। इसी वजह से हम लोगों को बाहर से मशीनें मंगवानी पड़ती थी, बाहर से दवाइयां आती थी सर, केरोसिन बाहर से आता था, बाइसिकल्स बाहर से आती थी सर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, हमारी इंडिया की इकोनॉमी की हालत खराब करके रख दी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत को। आप लोगों को पता होगा भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमारी सोने की चिड़िया के पर कट चुके थे सर। उन्होंने हमारी इंडिया की इकोनॉमी को इतना तहस नहस करके रखा जिसकी क्या बात करें। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे तहस नहस किया, इंडिया की इकोनॉमी को कैसे बर्बाद किया, ये सब चीजें हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। एक बार आप ये नोट डाउन करिए, मैं आप लोगों से आगे बात करता हूं। फर्स्ट देखिए, आज हम लोगों ने मेन डिस्कशन किया सर कॉलोनियल रूल के बारे में कि सर कॉलोनियल रूल किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए उससे पहले हमारी इंडिया की हालत कैसी थी, और ब्रिटिशर्स जब इंडिया को छोड़ के गए उस टाइम में हमारी इंडिया की हालत क्या हो गई थी। हम लोगों ने दोनों चीजों को एक साथ देखा कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तो उससे पहले हमारा जो देश था वो काफी खुशहाल था सर।
हमारी इकोनॉमी एक समृद्ध इकोनॉमी थी, हम इंडिपेंडेंट थे सर। ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सर हम लोग काफी डिपेंडेंट हो गए थे बाहर की इकोनॉमीज पे, मशीनों के लिए, मेडिसिन के लिए, केरोसिन के लिए, बाइसिकल्स के लिए और न जाने कितने प्रोडक्ट्स के लिए। हमारी इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट हो चुकी थी, बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कैसे एक्सप्लॉइट किया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में क्या क्या चेंजेस करवाए और ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया की हालत कैसे हुई, ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आप में से किसी को भी इन चीजों में कोई डाउट आता है, अगर आपको लगता है कि सर इसमें कुछ दिक्कत आ रही है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, वहां मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर कर देता हूं सर, 12th कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज, सर जब तक लॉकडाउन चल रहा है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है सर लाइव, मेनली अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स की हमारी लाइव क्लासेस ऑनलाइन चल रही है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर। अभी जब तक लॉकडाउन रहेगा वो क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। तो अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप में किसी को भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है 12th के लिए तो उसका भी लिंक मैं आपको दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू एंड बाय।